नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। साथियों, एमपी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आपकी जो है हाई स्कूल स्कूल टीचर सिलेक्शन एग्ज़ाम हुई थी, उसके ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्शन के लिए लिंक ओपन कर दी गई है। ये लिंक जो है आप अपने रोल नंबर डालिएगा, टीएसी कोड डालिएगा और ये आपकी जो लिंक ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि आपके जो कौन कौन से क्वेश्चन के आपने जो सही आंसर किए हैं। बस यहाँ पर ये है कि ग्रीन ग्रीन दिखता रहे तो बड़ा मज़ा आता है, आनंद आता है कि ये क्वेश्चन हमारे द्वारा सही हुआ। अब इस एग्ज़ाम से ये तो प्रूव हो गया है कि जो भी पीजीटी की एग्ज़ाम हो, चाहे केवीएस की हो, एनबीएस की हो, चाहे ईएमआरएस हो या कोई भी अदर स्टेट की हो, इनका जो लेवल जो रहता है पेपर का, वो लेवल ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजुएशन को टच कर सकता है, बीएससी को टच कर सकता है, 11वीं 12वीं बीएससी और एनसीईआरटी बुक्स। 11वीं 12वीं में भी एनसीईआरटी बुक्स का सहारा लेना, तो बस ये लेवल टच करता है, इससे ज़्यादा आगे का लेवल टच नहीं करता है। तो जिस टाइप से जो अभी जो सिलेबस दिया था, नेट का सिलेबस दे दिया था, पूरा पूरा कॉपी पेस्ट किया था और उन्होंने जो कॉपी पेस्ट किया था उस हिसाब से पेपर उस हिसाब से बनना था, लेकिन उस हिसाब से बना नहीं है। अब मेरे अनुभव से मैं हमेशा कहता रहता था कि साहब जो हैं, बीएस 11वीं 12वीं और बीएससी का कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस, इतना ज़्यादा मत सोचिए। लेकिन फिर भी मेरे पास कैंडिडेट के मैसेज आते रहते थे कि सर इतने से हो जाएगा क्या, इतने से हो जाएगा क्या। तो फिर क्या करें, हमने ने भी एडवांस पढ़ाया है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करवाएं, तो हमने बेसिक टू एडवांस पूरा पढ़ाया था। लेकिन पेपर बेसिक से बना, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपने एडवांस पढ़ा वो भी कहीं ना कहीं काम आएगा, जो आपने सीखा है वो काम आएगा ही आएगा 100%। पेपर बिल्कुल जो तैयारी करते हैं, मेरा तो अभी भी मानना है, लोग कहते हैं कि साहब जो बेसिक आया था, लेकिन जो बेसिक तैयारी करने वाला, जिनका नॉलेज कम है, जिन्होंने सिर्फ 11वीं 12वीं तक ऊपर ऊपर से पढ़ रखा है, उनके इस पेपर में भी कम नंबर आए होंगे। जिनके ज़्यादा नंबर आए हैं उन कैंडिडेट ने पर्सनली अच्छे से तैयारी कर रखी है, एडवांस लेवल से तैयारी कर रखी है। तो जब एडवांस लेवल से तैयारी कर रखी है तो बेसिक तो कर ही पाएंगे ना, तो उन्हीं के अच्छे नंबर आए हैं, मेरा मैं ये मानना है। भले पेपर ऊपर ऊपर से आया। अब मेमोरी बेस्ड पेपर था, कई सारी चीज़ें थ्योरेटिकल पढ़ने वाली थी, उसी तरीके से जो पेपर बना। बार बार हम कहते रहते प्रैक्टिस करें, लेकिन प्रैक्टिस के बजाय जो मेमोरी बेस्ड है ना, थ्योरी पढ़ते ना, वहाँ से क्वेश्चन बन गए। अब देखिए ये जो पेपर है, ग्रीन ग्रीन अच्छा लग रहा है। इस बार जो मेरे को लग रहा है, मैंने इसका सभी क्वेश्चन देखे हैं, किसके आंसर क्या है, तो लगभग लगभग जो है इस बार एमपी सिलेक्शन बोर्ड ने वो जो है सभी लगभग जो है सही आंसर लगा रखे हैं। सभी जो है लगभग लगभग सही है, ज़्यादा ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी अपने अपने लेवल से जो है लगा सकते हो। ऑब्जेक्शन लगाने के लिए अब मैं ये नहीं कहूँगा कि इस पर ऑब्जेक्शन लगा दें, क्योंकि जिस कैंडिडेट के सही होगा वो मेरे को कमेंट्स करेगा कि सर ये तो सही है और आप गलत कैसे बता रहे हो। तो मोटे मोटे तौर पर जो आप अगर लगाना चाहते हो ऑब्जेक्शन, तो अपने अपने लेवल पे लगा लेना ऑब्जेक्शन। दूसरी बात ये है कि कुछ जैसे कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस देख लेना कि आउट ऑफ सिलेबस है कि नहीं है, कौन सा अलग चैप्टर से तो नहीं पूछा गया है, तो उस पर भी ऑब्जेक्शन लगा दोगे तो भी चलेगा कि ये भैया ये सिलेबस में नहीं था, ये चैप्टर सिलेबस में नहीं था, आपने सिलेबस से आउट ऑफ पूछ लिया। मान ले ऑब्जेक्शन तो ठीक है, नहीं मानने तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें उसका नुकसान जरूर होता है जिनका सही हो, भले सिलेबस में नहीं हो और बहुत सारे कैंडिडेट की वो वाला ऑप्शन सही भी होगा, ये भी हो सकता है। तो अलग अलग बातें हैं। तो ऑब्जेक्शन अपने अपने लेवल पर लगा लेना। और ऑब्जेक्शन लगाते कौन से वाले क्वेश्चन, जो गलत है वो वाला। जिनके सही है, भले ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन है, और चाहे वो गलत हो, तो वो ऑब्जेक्शन कभी ना लगाए। क्यों लगाए भैया, उसके तो सही जा रहा ना, कहाँ दिक्कत है, तो वो वाली बात है। अब इसमें एक दो क्वेश्चन जरूर मैंने मोटे मोटे तौर पर देखे हैं कि साहब इस पे तो ऑब्जेक्शन लगेगा ही लगेगा और चेंज होगा ही होगा ऑप्शन। जैसे कि क्वेश्चन नंबर, ये सभी ऑब्जेक्शन लगे लगे हुए, ऑब्जेक्शन लगा दिए साहब, लेकिन ऑब्जेक्शन लगाने का कोई ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं है इनमें। और लग जाए बढ़िया, अपना अपना जो है अभिमत दिया होगा कि ये इसमें ये भी होता है, तो ठीक है, ऑब्जेक्शन लग सकता है, कोई ये बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अपने अपने व्यूज़, अपनी अपनी सोच, अपने अपने तरीके से बताया होगा। तो जैसे इस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लग चुका है, इस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लग चुका है, अब इसमें ऑब्जेक्शन लगाया होगा। लेकिन इसमें ऑब्जेक्शन जिन्होंने ये जो है इनोलिक फॉर्म, ये वाला ऑप्शन सही है, ये वाला गलत है, ये तो इन्होंने वहीं से मिस्टेक हुई है कि नो सिग्मा बॉन्ड आएंगे, एक पाई बॉन्ड आएगा और टू लोन पेयर आएंगे, ये वाला ऑप्शन इसमें ये सही है। तो ये तो चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्शन लग भी चुका है और चेंज हो भी जाएगा, ये बिल्कुल इसका जो नंबर मिलेगा। बाकी
लगभग लगभग अच्छे से सही है। और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए ना, वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन आए थे, वन लाइनर क्वेश्चन आए थे साहब। मैं हमेशा कहता ही रहता हूँ कि न्यूमेरिकल में ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, उतना कर लो कि बस 2-3 स्टेप में हो जाए कैलकुलेशन। अगर ज़्यादा लेंथी है तो फिर उसमें टाइम लगता है एग्ज़ाम में। तो प्रैक्टिस बस जो आसानी से हो जाए न्यूमेरिकल, वो जल्दी वो कर लीजिए बस। पेपर बढ़िया आया, मस्त आया। इस पेपर को अब अगली एग्ज़ाम की कोई प्रिपरेशन करेंगे तो उस टाइम पे इसको पूरा कॉन्सेप्ट विद कॉन्सेप्ट के सॉल्यूशन करवाएंगे। लेकिन अभी जो चर्चा चल रही है सिर्फ आपकी क्या है, ऑब्जेक्शन वाली चर्चा है। सही है बिल्कुल, SO3। बाकी सभी जो है न्यूक्लियोफाइल है साहब। कई बार ये चीज़ें आई थी। अब ये इस टाइप से क्वेश्चन जो है गलत हो जाते तो थोड़ा ये होता है कि यार अपने को आता हुआ क्वेश्चन कैसे गलत कर लिया है ऐसा। क्वेश्चन बिल्कुल। साइक्लो एक दिन पढ़ाया था, उसमें 1.83 आ रहा था, द बॉन्ड डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैगपोल हाइड्रोजन एटम। अब ये वाला क्वेश्चन भी आपत्ति में लगा सकते हो कि भैया ये फोटो केमिस्ट्री जो है सिलेबस में नहीं दे रखी थी। लगा सकते हो तो लगा लगा सकते हैं, इसमें ऑब्जेक्शन में क्या फ़र्क पड़ रहा। सही है बिल्कुल। ये sp sp2 sp3 हाइब्रिडेशन है इनमें। ये आपत्ति में लगा सकते हैं। इसमें ये भी बता सकते हैं कि 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन जो है इस डाइस्टीरियो होता है, इसका मिजो फॉर्म जो है डाइस्टीरियो होता है, तो ये लगा सकते हैं। और बाकी ऑप्टिकली भी है, तो ये वाला भी ऑब्जेक्शन में जा सकता है क्वेश्चन, जिन्होंने गलत कर रखा उनके लिए है। तो ये ऑब्जेक्शनेबल हो सकता है। तो ये तो डिलीट होगा क्वेश्चन फिर, इस टाइप की क्वेश्चन। कुछ उसमें जो अभी बताया था उसमें वो कौन सा 19वां क्वेश्चन, उसमें जो है चेंज हो जाएगा ऑप्शन, वहाँ पे डिलीट नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन डिलीट होंगे, कुछ में ऑप्शन चेंज हो जाएगा साहब, कि वो ऑप्शन सही है तो वो वाला सही हो, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर क्या, पेपर आया था क्या यार, पेपर तो बहुत इजी था। लेकिन बस यही है कि एग्ज़ाम में माइंड कितना सेटल है। जैसे ये बिल्कुल रिएक्शन कई बार पड़ी, एसिड बेस की रिएक्शन फास्ट रिएक्शन होती है, कहाँ स्लो रिएक्शन होती है। चलिए, एक ये क्वेश्चन भी आपके ऑब्जेक्शन में जा सकता है, 77 वाला। क्योंकि सुपर कंडक्टर में अगर आप देखोगे तो सुपर कंडक्टर में कई सारे डी ब्लॉक एलिमेंट, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट भी होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट भी होते हैं। तो ये वाला भी 77 वाला भी ऑब्जेक्शन में लगा सकते हैं, लगाने में कोई, और लगा दिया है वैसे। ओके, चलिए। ये 78 वाला क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, कुछ नहीं है। मोल फ्रैक्शन निकालना है आपको। तो 1/55.55 वाटर के मोल्स +1। ठीक है। तो ये जो है क्या निकालना, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन A 1.00 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। तो ये तो इसका जो आंसर निकल के आ जाएगा, ये आंसर निकल के आ जाएगा 0.0177। बाकी सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे क्वेश्चन बने हैं। ये थर्मोडाइनमिक्स से क्वेश्चन था, और इसके लिए फार्मूला कुछ नहीं, डेल यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू लगाना था। डेल यू बराबर Q+W। आपके पास में डेल यू की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। डेल यू की वैल्यू, क्यू क्यू दे रखा है 710, सॉरी, क्यू की वैल्यू ये वाली। और एनर्जी चेंज क्या दे रखा है साहब, क्वेश्चन क्वेश्चन
इंटरनल एनर्जी फॉर द प्रोसेस इज 460 जूल। व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम। तो इसमें जो फार्मूला जो लग रहा था, ये फार्मूला डेल यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, कुछ नहीं करना था आपको, डेल यू की जगह ये वैल्यू रखनी थी और क्यू की जगह ये वैल्यू रखनी थी, आपका डब्ल्यू निकल के आ जाएगा। ओके, तो 460 इक्वल 710 प्लस डब्ल्यू। ओके, तो ये 460 में से माइनस 710 डब्ल्यू, तो माइनस में आ जाएगा माइनस 250 जूल। ठीक है साहब, इजी है ये। ठीक है, बाकी तो अब एक ये वाला न्यूमेरिकल था, ये भी बहुत इजी था। फेराडे का फर्स्ट लॉ था W बराबर जेड आई टी, W इक्वल जेड आई टी। ठीक है, W और Z कितना है यहाँ पे, W बटे Z बराबर आई टी। 1/1 है यहाँ पर बराबर I इंटू टी कितना है यहाँ पर 0.25, 0.25। ओके, तो I इक्वल क्या हो जाएगा, वन बाय 0.25 बराबर 4। ये आंसर आ जाएगा 4 एम्पियर। चलो हो गया, ठीक है, इजी था ये भी, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं है। सिंथेटिक पॉलीमर पीवीसी है ये, बाकी तो नेचुरल पॉलीमर्स है। इजी इजी न्यूमेरिकल आए थे, 2 स्टेप में न्यूमेरिकल होने वाले थे, दो 3 स्टेप में, ज़्यादा कुछ नहीं था इनमें। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट साइज, एल्यूमिनियम। अब ये क्वेश्चन है ईथर का, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ईथर इज, सिंपल है साहब, यही तो आएगा ईथर का। जैसे कि आप लिख रहे हो CH3OCH3, यहाँ पर N इक्वल क्या लिख रहे हो साहब, 2 आ जाएगा क्योंकि 2 कार्बन है, तो C2H, N की जगह 2 मान लिया तो 2 दूनी 4, 2 इंटू 2 प्लस 2O, एक ऑक्सीजन है तो हो रहा है ना इसमें C2H6, 2 2 4 और 2 6 और ये हो, तो ये वाला सिंपल है, ये वाला गलत नहीं होना चाहिए था। ठीक है, इस टाइप के जो सरल हैं वो गलत नहीं हो तो बढ़िया है, लेकिन ये सरल सरल सा ऑप्शन था साहब। H2O2 में जो इसकी जो है ऑक्सीजन की है ना, ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन H2O2, तो इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती हैं वो क्या होती है साहब, इस टाइप से HOO और H साहब, यहाँ पर जो है ये खींच रहा है बस, तो इसकी -1 और ये -1, दोनों ऑक्सीजन की -1 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये वाला सही होगा। और फार्मूले से निकालना चाहो तो भी निकाल सकते हो कि H2O2 की निकालनी साहब, तो 2 इंटू +1 प्लस 2x 0, 2x बराबर उधर जाएगा तो -2, x बराबर -2/2 तो -1। ठीक है, तो ये जो पेपर था ना साहब, डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ N2 ग्रेटर देन डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ N2 प्लस, क्योंकि इसकी बॉन्ड ऑर्डर जो है ज़्यादा है उसकी कम है, तो ये है इजी पेपर आया था। अब ठीक है, जो होना था जो हो गया। अब ज़्यादा जो है इतना ज़्यादा सोचे नहीं इस पेपर के बारे में कि यार साहब ये गलत हो गया, क्या मेरिट रुकेगी क्या नहीं रुकेगी, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया, अब इसका तो कुछ कर नहीं सकते हैं। मेरे पास मैसेज आते रहते हैं कि सर हमारे इतने नंबर हैं, हमारे इतने नंबर है, कैटेगरी वाइज बहुत सारे मैसेज आते हैं। अब होता क्या है साहब कि हम किसी को नाराज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, कोई जनरल कैटेगरी वाला होगा और बंदा ये हमसे मैसेज करके पूछेगा कि साहब हमारे 60 नंबर आए हैं,
वैसे हमने जो है ये जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ दे रखा है, और कट ऑफ में मैंने ये भी दे रखा है कि +2 ±2। तो +-2 लेके चलें, लगभग लगभग मेरा जो अनुमान है, अनुभव है, उसके आधार पर ये कट ऑफ रहेगा। अब कोई कितना कट ऑफ बता रहा है, कोई कितना बता रहा है कि भैया इतने नंबर आए, इतने नंबर भी नहीं आए। जो सोच रहे हैं कि भैया 80 से अबव इतने कैंडिडेट हैं, 85 से अबव इतने कैंडिडेट हैं, नहीं है, इतने नहीं है। जो सोच रहे हैं वो कुछ नहीं है। बट ये जो है कट ऑफ लगभग, इसको अगर हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा अच्छे नंबर आए, तो मैंने ये जो पोजीशन दे रखी ना कि +2 वाली पोजीशन, तो +2 वाली पोजीशन मान लो अगर ज़्यादा से ज़्यादा। अब ये बार बार जो है सोचना है कि सर होगा कि नहीं होगा, इतने नंबर आए, ये आए, सोचने से होना जाना कुछ नहीं है। अब मेरे से साहब पूछेंगे, कोई 60 नंबर भी ला रहा है और वो पूछ रहा है जनरल कैटेगरी में कि सर हमारा होगा कि नहीं होगा सिलेक्शन, क्या मैं डायरेक्टली उनको मना कर दूँ कि नहीं होगा सिलेक्शन? भैया उम्मीद तो रख सकते हैं ना, क्या फ़र्क पड़ रहा, रखो उम्मीद। मैंने मोटे मोटे तौर पर तो वीडियो में बता दिया। अब पर्सनली अगर पूछोगे कि होगा कि नहीं होगा, तो मैं क्या कहूँगा, मना करूँगा क्या कि नहीं होगा तेरा भाई, देख ले अपने हिसाब से? ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो ठीक है, जो भी है कट ऑफ देख लीजिए, कट ऑफ की बेस पे आप उम्मीद रख सकते हो। और अभी कोई ये लास्ट एग्ज़ाम नहीं थी, जो सिलेक्शन हो गया उनके लिए भी और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनके लिए भी। एग्ज़ाम का दौर है, चलता रहेगा। जिनका फर्स्ट ग्रेड में होगा वो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी भी करेंगे, या फिर जो भी आगे नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी, NBS KVS, या अपने अपने स्टेट में PGT की, अलग अलग स्टेट में अलग अलग पे स्केल रहती है तो वो भी रहता है। तो अलग अलग चीज़ें हैं, सबके लिए अलग अलग कंडीशन रहती हैं। तो इतना सोचना नहीं है, जो होना होगा जो हो जाएगा, परिणाम जो होगा, हम आगे की प्रिपरेशन कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो अभी जो है EMRS की वैकेंसी निकली हुई है, और इतना चिंता ना करें कि साहब इतनी वैकेंसी कम है, इतना ये होता है। जब मैंने एग्ज़ाम दी थी फर्स्ट ग्रेड की, तो हालांकि मेहनत तो करना पड़ती है, बिना मेहनत के कहीं कुछ नहीं मिलता है। तो हुआ था कि उस टाइम पर तो लगभग 150 के समथिंग ही पोस्टें थी पूरे स्टेट में, बहुत कम पोस्टें थी 2011 वाली वैकेंसी में, बहुत कम पोस्टें थी। तो उस टाइम पे ये मान के चलो कि एक एक ज़िले में सिर्फ जो है, हमारे ज़िले में सिर्फ 3 पोस्ट आई थी। कितनी पोस्ट आई थी? 3 पोस्ट आई थी। 3 पोस्ट में जनरल मेल फीमेल और OBC फीमेल। ओके, अब अच्छे नंबर थे ना, तो मेरे को जनरल मेल वाली पोस्ट भी मिल गई थी उस टाइम पर। जनरल मेल वाली पोस्ट 3 पोस्टें थी। अब उस टाइम पे इतना ये कंडीशन ये थी, पेपर इतना टफ आया था कि जो फीमेल वाली पोस्ट थी ना, फीमेल वाली कैंडिडेट जो है क्वालिफाई मिले नहीं थी। तो ये वाली जो पोस्ट है ना, OBC फीमेल वाली, OBC फीमेल वाली मेल OBC से भरी गई पोस्ट, उसी कैटेगरी के पुरुष से भरी जाती है, ये नियम रहता है। जैसे SC कैटेगरी में कोई महिला नहीं मिली क्वालिफाई या नहीं है, तो उसकी जगह OBC SC कैटेगरी के पुरुष से भरी जाएगी। SC फीमेल की पोस्ट SC मेल से वो पोस्ट फिलअप करी जाती है, ये नियम रहता है। तो इस वाली पोस्ट पर जो फीमेल की पोस्ट थी उस पर किसका सिलेक्शन हुआ था? फीमेल नहीं मिले तो मेल का सिलेक्शन हो गया था। मतलब जितनी पोस्टें थी उतने क्वालिफाई नहीं हुए थे उस टाइम पे। इतने कम पोस्टें थी लेकिन इतने लोग फिर भी क्वालिफाई नहीं हुए थे, ये कंडीशन थी उस टाइम पर। तो अभी तो खैर अच्छे खासे क्वालिफाई भी हैं, अच्छा खासा धीरे धीरे समय के साथ धीरे धीरे क्या होता है, कंपटीशन बढ़ता जाता है ना, समय के साथ कंपटीशन बढ़ता जाता है। तो अभी भी ये मान के चले कि पोस्ट कम नहीं है भाई साहब, 114 पोस्ट है सीधी भर्ती की, है ना, 114 पोस्ट। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे आकर माना कि 70 पे मेरिट रुकी आपकी, जनरल की 70 पे मेरिट रुकी, जैसे 70 तक है कंपटीशन, उसके बाद तो जैसे 69 किसी के आपको SC वाले के दिख रहे, किसी के 68 ST वाले के दिख रहे, किसी के OBC वाले के दिख रहे आपको 69, तो सभी के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। 69 वाला ये जो है, माना कि ये SC वाला है, तो 69 वाला आपको दिख तो रहा है 69 वाला है, लेकिन ये कहाँ जाएगा? सीधा इधर लौटेगा। कोई ST वाला कैंडिडेट है, भले 68 आ रहे, तो वो कहाँ पे जाएगा? अपनी कैटेगरी में जाएगा साहब। कोई 69 वाला है तो वो कहाँ पे जाएगा? OBC में जाएगा। तो एक मतलब मेन कंपटीशन तो यहाँ पर है, इस जगह पर बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ पर भी पोस्टें, और 38 तो भैया साहब गेस्ट की है, 38 और ये 38 जनरल की गेस्ट की है, और EWS गेस्ट भी है साहब इसमें। तो EWS जनरल लगभग एक ही मानो साहब के, बहुत सारों के पास EWS का जो है सर्टिफिकेट होगा, तो EWS में ये और ये, तो यहाँ पर 28 और 9 कितनी पोस्ट हो रही साहब? ये जो पोस्ट हैं लगभग आपके पास 37 पोस्ट, तो ये हो गई 37 पोस्ट, 37 पोस्ट। और ये जो पोस्ट हैं ये 114 और 38 पोस्ट है। तो ये भी तो
ये गेस्ट वाली पोस्ट है ना, तो गेस्ट वाली में थोड़ा मेरिट नीचे रुकती है। ओके, मेन कंपटीशन यहाँ पर है। फिर धीरे धीरे तो जो एमपी के हैं और जिन्होंने ईडब्ल्यूएस का बना रखा है और जिनका गेस्ट का भी है, तो ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हो जाएगा सिलेक्शन। ठीक है, बार बार सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब होना जाना कुछ नहीं है, तो उसके बारे में सोचने की क्या ज़रूरत है। और अच्छी तैयारी करो और एग्ज़ाम की तैयारी करो। और जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर की, एमपी सेट की ये तैयारी कर ही रहे होंगे, तो उसमें भी निकाल जाओगे। ये तैयारी कर रखी, यही तैयारी काम में आने वाली है जो आपने एडवांस तैयारी कर रखी है। ठीक है, बस मेन जो है, मेन कंपटीशन यहीं पर है साहब, 114 पर। बाकी जो है, बाकी तो सब बिछड़ जाएंगे। बाकी जैसे कम नंबर हुए, कोई यहाँ जा रहा है, 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 यहाँ तो टोटल में आ गए। ठीक है, अलग अलग। ओके, तो साथियों, अपना जो भी ऑब्जेक्शन लगाना हो सभी रीड करिएगा और जो भी प्रूफ इकट्ठा करिएगा और ऑब्जेक्शन लगाइए। क्योंकि मैं अगर ज़्यादा क्वेश्चन के एनालिसिस करेंगे, क्योंकि कुछ हो सकता है किसी बुक्स में आंसर अलग अलग तरीके से दे रखा हो, कुछ तो वो भी लगा सकते हैं। हो सकता है आपका जो है, आपके रॉन्ग आंसर हो और वो जो है डिलीट में चला जाए तो बोनस मार्क्स मिल जाए, ये भी है। अब ज़्यादा किसी क्वेश्चन पे डिस्कशन इतना ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी के सही होगा और अगर मैं हम उसके सब बारे में ये कहेंगे कि ये सब बिल्कुल इसका जो आंसर गलत है, तो ये हो जाएगा कि मेरे पास कमेंट्स आने लग जाएंगे कि सर ये चीज़ आपने ये बताई, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए मैंने 4-5 क्वेश्चन बताए, वो तो है कि लगभग डिलीट होने जैसे क्वेश्चन है। ओके, तो साथियों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।